हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। रावत विला में जो लड़का बॉबी को लेकर यूनिवर्सिटी से आ गया था, वो उस विला के एक आलीशान कमरे में नॉर्मल सा लोअर पहने लैपटॉप पर काम करते हुए बैठा था। तभी वहाँ पर कुणाल आ जाता है। कुणाल को इतनी रात को अपने कमरे में देख कर वो लड़का अपनी आँखें छोटी करके बोला, तुम्हें नींद नहीं आ रही है क्या? कुणाल उस लड़के की बात पर बोला, भाई वो लड़का कुणाल की बात को बीच में काट कर बोला, यू नो ना, आई हेट अफेयर्स और कंट्रोवर्सी। उसे बस उसकी गलती की सजा मिली। कुणाल उसकी बात पर बोला, श्वेत भाई, जिस लड़के के साथ ये सब चल रहा है वो एक नालायक और बेवकूफ़ किस्म का लड़का है, जो अमीर खानदान से तो है लेकिन खुद की कोई पहचान नहीं है। श्वेत ने कुणाल की बात को बीच में काट कर कहा। श्वेत की बात पर कुणाल थोड़ी हिम्मत करके बोला, सब आपकी तरह परफेक्ट नहीं होते भाई, और ना सब लड़कियां अपनी गर्लफ्रेंड की तरह बेवफा होती है। इसलिए श्वेत कुणाल की बात को बीच में काट गुस्से में चिल्लाकर बोला, चुप रहो और निकलो यहाँ से। कुणाल श्वेत की बात पर और ज़्यादा बहस न करते हुए चुपचाप कमरे से बाहर चला जाता है। कुणाल के जाने के बाद श्वेत टाइम की तरफ देखता है जिसमें रात के 12 बजने वाले थे। श्वेत एक गहरी सांस लेकर चुपचाप बिस्तर की तरफ चला जाता है। बॉबी का कमरा। बॉबी सो चुकी थी लेकिन वो अभी भी दर्द से कराह रही थी, क्योंकि विप्लव ने जहाँ पर हाथ लगाया था वहाँ पर सिगरेट के जलने के निशान थे। तभी एक काला साया बॉबी के कमरे में आता है और डिम लाइट में बॉबी को देखने लगता है। वो कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद कर बॉबी के पास जा उसके बिस्तर पर लेट गले लगाते हुए धीरे धीरे उसके पीठ को सहलाने लगता है। बॉबी कर्टल होकर उसके सीने से लग जाती है। वो साया बॉबी के पीठ को धीरे धीरे सहलाते हुए बोला, भाव्या, सो जाओ। बॉबी उस आवाज़ पर नींद में बोली, दर्द हो रहा है भाई। वो साया बॉबी की बात पर बोली। बॉबी के हाथ को देखता है तो उसकी आंखें डार्क हो जाती है, लेकिन वो अपने एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करते हुए बिस्तर से उठकर दराज से ऑइंटमेंट निकालकर बॉबी के हाथ में दवा लगाने लगता है। बॉबी दर्द से कराहते हुए अपने हाथ को पीछे लेती है, जिस पर वो उसके हाथ को पकड़ लेता है और धीरे धीरे फूंक मारते हुए ऑइंटमेंट लगाने लगता है। पूरी दवा लगाने के बाद वो बॉबी को अच्छे से कवर कर अपने चेहरे पर मास्क और सिर पर टोपी पहन बॉबी के कमरे से बाहर निकल जाता है। वो साया बॉबी के कमरे से बाहर निकला, सीधा श्वेत के कमरे में जाता है और उसके कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर अपने कदम श्वेत की तरफ बढ़ा देता है। श्वेत के बिल्कुल नज़दीक आकर वो एक स्केल निकालता और उसे श्वेत के पैर पर हल्का सा पुश करता है, जिसके साथ ही वो स्केल एक रस्सी की तरह काम करती है और वो उसके दोनों पैरों को इस तरह बांधकर बेड से बिल्कुल चिपका देता है और उसके दोनों हाथों को एक साथ बांध श्वेत के गाल पर एक तमाचा जड़ देता है, जिससे श्वेत की नींद खुल जाती है। वो चिल्लाता उससे पहले उसके मुंह में से ढेर सारा रुमाल ठूस देता है ताकि श्वेत की चीखें बाहर न निकले। वो साया अपने स्लीव को ऊपर करता है तो उसके हाथ में बीएस का लोगो था। श्वेत हैरान भरी नज़रों से उसे देखने लगता है, जिस पर बीएस श्वेत के कमरे के दूसरी तरफ चला जाता है। श्वेत कंफ्यूज हो जाता है। कुछ देर में बीएस एक छोटी सी हथौड़ी अपने हाथ में लिए खेलते हुए अपने कदम श्वेत की तरफ बढ़ा देता है। श्वेत के पूरे शरीर में शरहन से दौड़ जाती है जब वो बीएस के हाथ में हथौड़ी देखता है। मास्क के अंदर से बीएस एक तिरछी मुस्कान के साथ वॉइस चेंजर लगा कर बोला, क्या हुआ? आंखों में डर मुझे बड़ा सुकून देता है। श्वेत अपने हाथ पैर को मारने लगता है, जिस पर बीएस उसके जबड़े को कसकर पकड़ते हुए कहता है, जितना हिलोगे उतना मारूंगा, इसलिए शांति से लेटे रहो। मुझे बस तुम्हें चलने लायक नहीं छोड़ना कुछ महीनों के लिए, उसके बाद तुम जो चाहो वो करना। श्वेत अपना सिर नहीं में हिलाने लगता है, जिस पर बीएस बहुत जोर से उसके टखने पर हथौड़ी से मारता है, जिससे श्वेत की चीख रुमाल के अंदर में ही रह जाती है। बीएस टखने को दबाते हुए श्वेत से बोला, शायद बहुत धीरे मारा मैंने। श्वेत की आंखों में आंसू बह रहे थे। वो अपना सिर नहीं में हिलाने लगता है, जिस पर बीएस उसके दूसरे पैर के टखने पर बहुत जोर से मारता है। श्वेत से बहुत दर्द बर्दाश्त नहीं होता और दर्द में बेहोश हो जाता है। वे इस हथौड़ी को वहीं पर छोड़कर अपने हाथ में लगे खास को देखकर तिरछा मुस्कुराते हुए श्वेत के पैरों को खोल देता है और उसके हाथ को भी खोल रुमाल उसके मुंह से निकालते हुए कहता है, जब बारी खुद पर आती है तो बहुत तकलीफ होती है, डोंट वरी, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। इतना कहकर वो एक नज़र श्वेत को देखने के बाद वहाँ से अंधेरे में कहीं गायब हो जाता है।
इधर एमएलए हाउस में रावीन और ऋतिक एमएलए के घर के बाहर खड़े हुए थे। सांची को रिवान ने बंगले भिजवा दिया था। रिवान पूरे घर को देखते हुए ऋतिक से बोला, ऐसा नहीं लगता जैसे गोवा को खूबसूरत करने के लिए पैसे दिया जाता है और ये अपने घर को खूबसूरत कर रहा हो। ऋतिक सिक्योरिटी गार्ड की तरफ देखता है तो सिक्योरिटी गार्ड अपना सिर हिलाते हुए दरवाज़ा खोल देता है, जिसे देख रिवान खुश होकर कहता है, मेरा बॉस बड़ा फेमस आदमी है यार। रिवान की बात पर ऋतिक अपना सिर घुमा उसे घूर कर बोला, कीप योर फॉकिंग टंग सट, वरना गोली मार दूंगा तुम्हें। रावीन अपने होंठ पर उंगली रखकर ऋतिक से बोला, मेरा एक क्वेश्चन था आपसे, जिसे सुनकर ऋतिक अंदर बढ़ते हुए बोला, मेरी गन में अभी भी 4 गोलियां बाकी हैं। कहीं ऐसा न हो कि उन गोलियों में से किसी एक में तुम्हारा नाम लिखा हो। जिस पर रावीन जल्दी से बोला, अरे मैं ऐसा थोड़ी ना होता है, मैं घर चलकर पूछ लूँगा। ऋतिक घूर कर रावीन की तरफ देखने के बाद अंदर की तरफ चला जाता है। अंदर जाकर रावीन इधर उधर देखते हुए बोला, मुझे लगा सब लोग सो रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर तो अभी सुबह हो रही है। पॉलिटिक्स में रात दिन होता है और दिन रात होता है, ये बात अपने दिमाग में अच्छे से घुसा लो, ऋतिक ने अंदर की तरफ जाते हुए कहा। ऋतिक की बात सुनकर रावीन अपना सिर हिला देता है। तभी तकरीबन 65 साल का एक आदमी नीचे आते हुए कहता है, क्या बात है, आज एक माफिया मेरे घर? ऋतिक अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद कर उस आदमी की तरफ देख कर बोला, हेलो मिस्टर शुक्ला, बधाई हो एक बार फिर गोवा में अपना राज चलाने के लिए। रवि शुक्ला ऋतिक के बात पर नीचे आकर सोफे पर किसी राजा की तरह बैठते हुए बोले, शुक्रिया, वैसे तुमने बताया नहीं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो खन्ना। ऋतिक रवि के सामने वाले सोफे पर अपने पैर के ऊपर पैर रख कर बैठते हुए बोला, ऐसा तो नहीं है कि मेरी पोजीशन आपसे नीचे है, तो अब आपको अपनी कुर्सी से प्यार नहीं रहा जो आप मुझसे दुश्मनी मोल ले रहे हो। रवि ऋतिक की बात पर बोले, तुम्हारे इसी एटीट्यूड के कारण 5 साल पहले तुमने अपनी पूरी फैमिली को खो दिया था और अभी भी वही कर रहे हो। जिस पर ऋतिक अपनी पकड़ सोफे के हैंडल पर मजबूत करते हुए बोला, अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे अपना एटीट्यूड बदल लेना चाहिए। एमएलए रवि ऋतिक की बात पर गुस्से से बोले, तमीज़ से हो। ऋतिक बिना किसी भाव के बोला, तमीज़ तो तुमने भी नहीं मुझे नहीं दिखाया। जब तुमने मुझे खन्ना कहा तो तुम्हारी औकात क्या जो मैं तुम्हें तमीज़ दूंगा, विधायक। रवि अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोले, तुम्हें काम क्या है ये बताओ। ऋतिक अपना सिर हिलाकर बोला, वही मैं भी कहने वाला था, मेरे लोगों पर हमला क्यों हुआ, और अगर तुम्हारा इसमें हाथ नहीं है तो तुम्हारा नाम क्यों आ रहा है। रवि ऋतिक की बात पर एक तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ बोले, अरे तुम सीधा यह क्यों नहीं कहते कि तुम उस लड़की के बारे में बात कर रहे हो जो तुम्हारे बंगले में थी। नहीं, ये कहना चाहिए कि जिसे तुमने पिछली रात बीच से उठा लिया था। ऋतिक अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ वही समझो, तो बताओ कहाँ है वो लड़की। रवि सातिर मुस्कान के साथ बोले, होने वाली बहू है मेरी, जवाब मिल गया, अब जाओ यहाँ से, अब आगे गोवा में। एमएलए हाउस। रवि के ये कहने पर कि प्रकृति उसके घर की होने वाली बहू है, ऋतिक के चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरीके से चेंज हो जाते हैं। रावीन ऋतिक के चेहरे के हाव भाव को देखते हुए थोड़ा सा घबरा जाता है। ऋतिक सोफे से खड़ा होकर अपने कदम रवि की तरफ बढ़ा देता है तो रवि एक पल के लिए सकपका जाता है, लेकिन उसके बॉडीगार्ड को देखकर वो शांत ही रहता है। ऋतिक रवि के सामने खड़ा हो उसे घूरते हुए बोला, तुम्हें पता है कि तुमने क्या कहा है अभी? रवि ऋतिक की बात पर बोले, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैंने अभी क्या कहा है, और मैंने इसलिए कहा है क्योंकि उसके घर वालों की मर्जी है इसमें। ऋतिक शांत नज़रों से रवि को देखते हुए बोला, उसे यहाँ बुलाओ। रवि अपनी आंखें चढ़ाते हुए, और तुम क्यों मिलना चाहते हो उससे? क्योंकि उसे प्रोटेक्ट करते हुए मेरा एक बॉडीगार्ड जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है, उसे जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ना। ऋतिक ने सीधा सा जवाब दिया। रवि एक बॉडीगार्ड की तरफ देखता है तो बॉडीगार्ड चेकबुक लाकर उसके सामने रख देता है। रवि चेकबुक में रकम डालने के बाद उसे ऋतिक की तरफ बढ़ाकर बोले, 10 लाख का चेक है, इससे ज़्यादा वो तुम्हारे बॉडीगार्ड की जान की कीमत नहीं होगी। तो
ऋतिक रवि के सामने अपनी गन निकाल कर उसके इस बॉडीगार्ड पर चला देता है जिसने चीख पोक दिया था, जिसे देखकर रवि गुस्से में कहते हैं, तुम मेरे घर में आकर यहाँ पर तमाशा कर रहे हो। ऋतिक उस चेक को पकड़कर रवि के हाथ में देते हुए बोला, खन्ना ऋतिक खन्ना, इतनी औकात है मेरी कि मैं हर बॉडीगार्ड को ज़िंदगी भर पाल सकता हूँ, इसलिए अपना ये 10 लाख का चेक अपने बॉडीगार्ड के मरने में दे देना। और हाँ, वो लड़की मेरी आंखों के सामने चाहिए, वरना तुम्हें मार दूंगा और जेल भी चला जाऊंगा, मुझे कोई गम नहीं है। ऋतिक की बात पर रवि अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखते हैं तो उनके बॉडीगार्ड अपने कदम जैसे ही आगे बढ़ाते हैं, ऋतिक के दर्जनों बॉडीगार्ड जाकर उन सबको घेर लेते हैं। ऋतिक रवि के कॉलर को पकड़कर उसे खड़ा कर उसकी कुर्सी पर बैठ अपने पैर के ऊपर पैर रखते हुए बोला, इंतज़ार मुझे पसंद नहीं है और तुम जनता के सेवक हो, जनता तुम्हारी सेवक नहीं है, इसलिए मुझे इंतज़ार बिल्कुल मत करवाओ। रवि नफरत से ऋतिक को घूरते हुए बोले, तुम सच में एक घटिया लड़के हो, इसलिए तुम बिल्कुल अकेले हो। ऋतिक अपनी गन से खेलते हुए बोला, और शायद तुम भी अकेले हो जाओ अगर मैं तुम्हारे बेटे को मार दिया तो, इसलिए जितना कहा जाए उतना करो, कुत्ते की तरह भौंकना बंद करो। रवि ऋतिक को घूरने के बाद बोला, वो दोनों गार्डन में है। ये सुन ऋतिक राविन की तरफ देखते हुए बोला, लेकर आओ उन दोनों को। राविन ऋतिक की बात पर बोला, बॉस मुझे लगता है कि आपको जाना चाहिए और देखना चाहिए कि मैडम कैसे बात कर रही है उनसे। राविन की बात सुन ऋतिक उसे बुरी तरीके से घूरते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर ये देखने आया हूँ कि मेरी बंदी किसके साथ में नैन मटक्का कर रही है। ऋतिक को गुस्सा होता हुआ देख राविन जल्दी से बाहर जाते हुए बोला, मैं अभी लेकर आता हूँ, एक जाओ। ऋतिक ने बीच में कहा, जिस पर राविन कन्फ्यूजन में ऋतिक को देखते हुए, अब क्या हुआ, रुक। ऋतिक कुर्सी से खड़ा होते हुए, मैं देख कर आता हूँ। राविन बुरा सा मुँह बनाता है और ऋतिक एक नज़र रवि को देखने के बाद गार्डन की तरफ चला जाता है। ऋतिक के जाने के बाद राविन रवि की तरफ देख कर बोला, एक बात बताइए, 10 साल के विधायक शासन में आपने कितना माल अंदर किया है। राविन के सवाल पर रवि उसे घूरते हुए बोला, कहीं तुम्हारे अंदर कुछ और ना चला जाए, अपना मुंह बंद करके रखो। राविन गन निकाल कर रवि को दिखाते हुए बोला, देख रहे हो, माफिया बोले थे ना, गोली मार देंगे और कोई हमारा कुछ उखाड़ भी नहीं सकता। रवि राविन की धमकी पर बस गुस्से में उसे घूरते हुए रह जाते हैं। इधर ऋतिक गार्डन में आता है तो उसकी नज़र 2 लोगों पर जा सकती है जो कि एक दूसरे को गले लगाकर खड़े हुए थे। ऋतिक के होठों पर एक व्यंग भरी मुस्कान आ जाती है और वो अपने कदम उन लोगों की तरफ बढ़ा देता है। ऋतिक उन दोनों के पीछे खड़ा होकर बोला, अच्छी लग रही है तुम दोनों की जोड़ी। प्रकृति पलट कर ऋतिक की तरफ देख हैरान होते हुए बोली, तुम यहाँ पर। ऋतिक उस लड़के की तरफ देखता है तो उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं। वरुण ऋतिक के रिएक्शन पर हल्की स्मिरिक वाली मुस्कान के साथ बोला, क्या हुआ, मुझे देखकर इतना शौक क्यों। ऋतिक वरुण की बात पर अपना सिर नहीं में हिला प्रकृति से बोला, मतलब जो विधायक ने कहा बिल्कुल सच है। प्रकृति ऋतिक की बात पर कंफ्यूज होकर बोली, मुझे नहीं पता क्या कहा, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ऋतिक प्रकृति की बात पर उसे वरुण की तरफ इशारा करते हुए बोला, इसकी बाहों में क्या कर रही हो। प्रकृति अपने चेहरे पर हल्का गुस्सा लेकर बोली, तुम बकवास शब्द क्यों यूज करते हो। ऋतिक अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद करके बोला, किसी को गले लगाना बाहों में नहीं होता तो क्या होता है, बताओ मुझे। प्रकृति एक गहरी सांस लेकर बोली, वरुण मुझे माफ़ी मांग रहा है और चाहता है कि हम दोनों पहले की तरह दोस्त बन जाए और दोबारा मेरे साथ ऐसा कोई हरकत नहीं करेगा। जिस पर ऋतिक व्यंग भरी हंसी के साथ बोला, हा 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 हा, आदत बदलती है फितरत नहीं, और जैसा इसका बाप है वैसा ही तो ये रहेगा। ये सुन प्रकृति ऋतिक को घूरते हुए बोली, तुम कहना क्या चाहते हो।
तुम इस तरीके से किसी के कैरेक्टर पर सवाल कैसे उठा सकते हो? खुद को देखा है आईने में? गुंडे कहीं के। ऋतिक प्रकृति के बालों को कसकर पकड़ लेता है, जिसे देखकर वरुण उसे प्रकृति से दूर करते हुए कहता है, अपनी हद में रहो। ऋतिक अपने दूसरे हाथ से गन निकाल उठाकर वरुण पर तानते हुए बोला, बहुत शादी का चस्का चढ़ा है तुझे, उतार दो क्या एक ही बार में सारी मर्दानगी? प्रकृति ऋतिक के हाथ पर हाथ रखते हुए दर्द में बोली, आह ऋतिक, तुम क्या कर रहे हो और क्या बकवास कर रहे हो? शादी? यहाँ पर किसकी शादी हो रही है? ऋतिक प्रकृति के जबड़े पर अपनी पकड़ बनाते हुए बोला, तुम्हें नहीं पता या मेरे सामने इनोसेंट बनने की कोशिश कर रही हो? प्रकृति अपनी आंखों में नमी लिए बोली, अचानक एक्सीडेंट हुआ तो मेरा सिर शीशे पर लगा और मैं बेहोश हो गई। फिर जब नींद खुली तो मैं वरुण के घर में थी। तुम क्या बात कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऋतिक प्रकृति के आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम्हारे घर वालों ने इस हरामजादे के साथ तुम्हारा रिश्ता तय किया है। तुम शादी कर रही हो और मुझे बताया भी नहीं। प्रकृति ऋतिक के जैसे तैसे अपने बाल को छुड़ा कर वरुण को देखते हुए बोले, वरुण, तुम्हें पता था कि? हाँ, मुझे पता था और मैंने ही डैड से आकर कहा कि आई लाइक यू। हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर कीजिए। प्रकृति की पूरी बात सुनने के बाद ऋतिक के होठों पर एक जंग जीतने वाली मुस्कान आ जाती है और प्रकृति की तरफ देखते हुए कहता है, तुम मुंबई जा रही हो अभी? प्रकृति ऋतिक की बात पर एक थप्पड़ उसके गाल पर जड़ देती है तो ऋतिक की आंखें छोटी हो जाती है कि प्रकृति ऋतिक के कॉलर को कसकर पकड़ते हुए बोली, उस सचेत को इतना मारा था, इसे क्यों नहीं मार रहे हो? मारो इसे। मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है, मेरे साथ गेम प्लान कर रहा है, मारो इसे। ये कहते हुए प्रकृति वरुण की तरफ इशारा करती है। ऋतिक प्रकृति को कमर से पकड़कर अपने पास खींच हल्का सा झुककर उसके होठों पर किस कर लेता है तो प्रकृति उसके कॉलर को और कसकर पकड़ लेती है। वरुण जब उन दोनों को किस करता हुआ देखता है तब उसके तन बदन में आग लग जाती है और वह गुस्से में उन दोनों की तरफ बढ़ता है तो ऋतिक अपने साथ में पकड़ी गन वरुण पर तान देता है। ऋतिक 1 मिनट की सॉफ्ट किस के बाद प्रकृति से दूर हो और उसके तरफ देखते हुए बोला, अपने बाप को संभाल, हार्ट का पेशेंट है वो, अगर किसी फार्म हाउस या बिजनेस में आग लग गई तो जीते जी मर जाएगा। मेरे माल पर नज़र मत डाल। इतना कहकर ऋतिक प्रकृति के हाथ को पकड़कर उसे बाहर की तरफ ले जाने लगता है, जिस पर प्रकृति उसे रोकते हुए कहती है, रुको। ऋतिक अपना सिर घुमा प्रकृति को घूरते हुए बोला, अब क्या यहाँ पर बस कर रहना है? प्रकृति ऋतिक के अपना हाथ छुड़ाकर वरुण के सामने जा एक थप्पड़ उसके गाल पर जड़ कर बोली, दोबारा मेरे सामने मत आना घटिया लड़के। इतना कर प्रकृति ऋतिक के पास जाकर बोली, और मुझे तुम्हारे साथ भी नहीं रहना। ऋतिक जबरदस्ती प्रकृति के हाथ को पकड़कर बोला, मुंबई चलकर झगड़ा करेंगे, यहाँ पर एक दूसरे को प्यार करते हैं। प्रकृति ऋतिक को गुस्से में घूर कर बोली, मुझे तुम जैसे गैंगस्टर से प्यार नहीं है। ऋतिक प्रकृति के बात पर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ? जागती आंखों से सपने देखती हुई। इतना कहकर ऋतिक प्रकृति को खींचते हुए अपने साथ गार्डन से बाहर ले आता है। ऋतिक प्रकृति के साथ में मेन हॉल में आकर राविन की तरफ देखते हुए बोला, चलो यहाँ से। राविन ऋतिक के बात पर परेशान होकर बोला, बॉस, शेरवन की हालत क्रिटिकल होती जा रही है। राविन की बात सुन प्रकृति हैरान होकर बोली, क्या हुआ शेरवन को? राविन रवि की तरफ इशारा करते हुए बोला, इस एमएलए के लोगों ने उसे गोली मार दी। प्रकृति रवि को घूरते हुए बोली, अब तो तुझे यकीन हो गया कि आपका बेटा बिल्कुल आपकी तरह निहायती घटिया है। आपका काम है, जानता है कि हिफाजत करना, और आप उन्हें हार्म कर रहे हो। ऋतिक प्रकृति को अपने साथ लेकर रवि के घर से बाहर आ जाता है। उसके सारे बॉडीगार्ड्स भी बाहर आ जाते हैं और ऋतिक प्रकृति को गाड़ी के बैक सीट पर बैठा देता है और खुद बैठने से पहले ही रवि से कहता है, 1 हफ्ते में तुम्हारी कुर्सी छीनने वाली है, रोक सको तो रोक लो। इतना कहकर ऋतिक प्रकृति की गाड़ी में बैठ जाता है और उसकी गाड़ी वहाँ से निकल जाती है। वरुण उन लोगों को जाता हुआ देखकर रवि से बोला, डैड, आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? रवि एक तमाचा वरुण के गाल पर रसीद कर बोले, तुम्हारे उस लड़की के कारण मैं बेवजह उससे गैंगस्टर से भिड़ गया हूँ। वरुण हैरानी से रवि की तरफ देखते हुए बोला, मेरे कारण सब आपके कारण हो रहा है, ठीक है ना? मुझे सब कुछ पता है। रवि कस कर वरुण के जबड़े को पकड़ते हुए बोला,
जुबान और दिमाग वही चलाओ जहाँ ज़रूरत हो, मेरे सामने नहीं, जाओ अपने कमरे में। इतना कहकर रवि वरुण के चेहरे को झटक देते हैं तो वरुण उन्हें घूरते हुए अपने कमरे की तरफ चला जाता है। इधर मृत्युंजय और राजीव हेलीपैड में खड़े थे और उनके सामने एक चॉपर थी। पीछे से दीप आते हुए बोला, मुझे क्यों कॉल किया था? राजीव हैरानी से मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोला, तू अपने साले को लेकर जा रहा है? मृत्युंजय गन दीप की तरफ फेंकता है तो दीप गन को कैच कर कंफ्यूजन में मृत्युंजय की तरफ देखते हुए कहता है, क्या हम किसी युद्ध में जा रहे हैं? मृत्युंजय चॉपर की तरफ जाते हुए बोला, मेरी बीवी पर लाइन मार रहा था ना, अब चलो इसे प्रोटेक्ट करना है। दीप मृत्युंजय के पीछे आते हुए गुस्से से बोला, तुम सच में बेशरम हो, मेरी बहन है वो और मैं उस पर क्यों लाइन मारूंगा? मृत्युंजय सीट पर बैठते हुए बोला, बहन नहीं होती तो मारते ना लाइन। तो चलो बैठो। इतना कहकर वो पायलट की तरफ देखता है तो पायलट अपना सिर हिला देता है। वे लोग वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं मुंबई से दूर वाले बड़े से फार्म हाउस में महक कुर्सी पर बैठी हुई थी। उसकी आंखों में स्लिप मास्क लगा हुआ था और उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। तभी कदमों की आवाज़ आती है। महक के कान खड़े हो जाते हैं। तभी कोई महक के आंखों से स्लीपिंग मास्क हटा देता है। महक को कुछ पल देखने में दिक्कत होती है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी लाइट जल रही थी। फिर उसे सब कुछ क्लियर नज़र आने लगता है। महक अपने सामने खड़े शख्स को देख अपनी आंखें बड़ी हो जाती है, जिस पर उस शख्स महक को मुंह में लगे टेप को खींचकर निकाल देता है तो महक को एक आह निकल जाती है। आलोक महक को देखते हुए हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, तुम्हें मैं बहुत पहले यहाँ से देखना चाहता था। महक अपनी इनोसेंट भरी नज़रों से आलोक को देखते हुए बोली, आपने मुझे किडनैप क्यों किया? आलोक कुछ पल सोचने की एक्टिंग करके बोला, बात यह है कि तुम्हारा हस्बैंड बार बार मेरे काम के बीच में आ रहा है और उसे कुछ वक्त बिजी रखना है तो तुम्हें तो अपने पास रखना होगा ना। मैं एक छोटा सा मुँह बनाकर बोली, तो मैं यहाँ पर रहने के लिए तैयार हूँ क्योंकि आप तो वैसे भी मेरे फैमिली मेम्बर हो। इस तरीके से बांधने का क्या मतलब होता है? और मुझे भूख भी लगी है क्योंकि शाम के वक्त से आपने मुझे उठाया है और देखकर लगता है कि काफ़ी रात हो गई है। आलोक महक के नॉर्मल तौर पर उसके चेहरे पर आए बालों को हटाते हुए बोला, एक बात बताओ, मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? मेरे बड़े भाई जैसा? महक में सीधा सा जवाब दिया, जिसे सुनकर आलोक महक को घूरते हुए बोला, मेरे सामने होशियारी दिखा रही हो? महक अपना सिर नहीं में हिलाकर बोली, आपने मुझसे पूछा कि आप मुझे कैसे लगते हो तो मैंने जवाब दिया क्योंकि आप मेरे हस्बैंड से बड़े हो। आलोक अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोला, तुम प्रेग्नेंट हो ना? महक हल्का सा डरती है लेकिन अपने चेहरे पर शो ना करते हुए कहती है, हाँ, इसलिए मुझे भूख लगी है। आलोक अपने हाथ महक के पेट की तरफ बढ़ाते हैं, जिस पर महक गुस्से से कहती, आप इस तरीके से मुझे कैसे छू सकते हैं? आलोक महक की गुस्से भरी आवाज़ पर उसे देखकर हल्का मुस्कुरा उसके नाक को खींचकर बोला, तुम्हारी आवाज़ बहुत तेज़ है और गुस्से में तुम और भी खूबसूरत लगती हो। महक अपने चेहरे को इधर उधर करके आलोक के हाथ को हटाती है और आलोक को घूरते हुए कहती है, मुझे भूख लगी है और मुझे वॉशरूम जाना है। जिस पर आलोक महक के हाथ को खोलते हुए बोले, ठीक है, वैसे भी यहाँ पर किसी को बंद कर नहीं रखा जाता क्योंकि किसी में इतनी ताकत नहीं है जो मेरे बॉडीगार्ड्स को चकमा देकर यहाँ से निकल जाए। महक अपने हाथ को देखने के बाद पेट पर हाथ रखकर गहरी सांस लेती है और आलोक की तरफ देखकर कहती है, वॉशरूम किस तरफ है? आलोक ऊपर के फ्लोर की तरफ इशारा करते हुए बोला, वहाँ बेडरूम और वॉशरूम दोनों हैं। बेडरूम हम बहुत जल्दी इस्तेमाल करेंगे, फ़िलहाल के लिए तुम वॉशरूम से फ्रेश होकर आ जाओ, तुम्हारे लिए खाना लगवाता हूँ। महक अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद कर अपने गुस्से को कंट्रोल कर सीच अपने कदम उस तरफ बढ़ा देती है। आलोक जाती हुई महक को देख तिरछा मुस्कुराकर अपना फ़ोन निकालता है और किसी को कॉल करता है। कुछ रिंग के बाद दूसरी तरफ से कॉल अटेंड होती है तो आलोक कहता है, तुम्हारा सामान यहाँ आ चुका है, तुम कब आ रहे हो? दूसरी तरफ से एक नौजवान की आवाज़ आती है जो कह रहा था, पहले डॉक्टर की तैयारी करो, मैं पहुँच जाऊँगा, लेकिन मृत्युंजय सारंग को अंडर एस्टिमेट मत करना, बहुत चालू चीज़ है। आलोक उसकी बात सुनकर बोला, वो तो मुझे भी पता है और मज़े मुझे भी लेने हैं, जल्दी आओ।
इतना कहकर वो कॉल कट कर देता है। कुछ देर बाद महक नीचे आती है। उसके चेहरे पर थोड़े परेशानी के भाव थे, लेकिन वह फिर भी शांत थी। आलोक महक को आया हुआ देखकर बोला, तुम्हें भूख लगी थी ना, क्या खाओगी तुम? देखो यहाँ पर बहुत सारे वेज और नॉनवेज दोनों खाना रखा हुआ है। महक पूरे खाने को एक नज़र देखकर बोली, मैं सादा खाना पसंद करती हूँ। जिसे सुनकर आलोक बोला, महक, जब मैंने तुम्हें पहली बार आश्रम में देखा था तब तुम्हें मृत्युंजय से काफ़ी जलन हो रही थी। कुछ नया बताइए। आपको हमेशा मेरे पति से जलन होती है क्योंकि वो आपसे ज़्यादा बेहतर है। महक ने आलोक के कटाक्ष करते हुए कहा, जिसे सुनकर आलोक अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद कर महक को घूरते हुए बोला, तुम्हारा कम्युनिकेशन बड़ा प्यारा है। इनोसेंट शक्ल के साथ जहरीली बातें। महक एक हल्के स्मृति के साथ बोली, मेरे पति के संगति का असर है मुझ पर बहुत जल्दी चढ़ा। आलोक महक की बात सुनकर बोला, लेकिन उसके साथ रहकर उसकी तरह शातिर नहीं बन पाई। तो महक कुछ पर सोच कर बोली, मुझे शातिर बनना भी नहीं है, क्योंकि मज़ा तब आता है जब पति ज़्यादा टैलेंटेड होता है और हमेशा हमें छेड़ता है। मैं तो इनोसेंट ही ठीक हूँ। ये कहते हुए महक हल्की मुस्कान के साथ कुर्सी पर बैठ जाती है। आलोक उसे घूरता है तो एक सर्वेंट आकर आलोक से धीरे से कहता है, सॉरी सर, आपको डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन मैडम खाना नहीं खा रही। महक उस सर्वेंट की बात पर आलोक की तरफ देखकर बोली, क्या आपकी वाइफ भी आई है? आलोक अपने दांत पीसकर बोला, अपने काम से काम रखो, मेरे इस मामले मत घुसो। महक मुंह बनाकर जूस पी जाती है और धीरे धीरे खाने लगती है, क्योंकि उसे अपने साथ बच्चे का भी ख्याल रखना था। वहीं आलोक सर्वेंट की बात पर कुर्सी से खड़ा हुआ अपने कदम सीधा ऊपर की तरफ बढ़ा देता है। महक तिरछी नज़र से उसे जाता हुआ देखने के बाद चुपके से फूड कटर नाइफ को निकाल लेती है। इधर आलोक ऊपर आता है तो देखता है वो लड़की चुपचाप बिस्तर पर बैठे किताब पढ़ रही थी। आलोक अपने कदम उस लड़की की तरफ बढ़ाते हुए बोला, बेबी, तुम मुझे गुस्सा क्यों दिलाती? जिसे सुनकर वो लड़की आलोक की तरफ देखते हुए बोली, तुम हमेशा गुस्से में रहते हो आलोक, मुझे भूख नहीं है। आलोक अपने फ़ोन में मेन हॉल की सीसीटीवी फुटेज चलाते हुए उस लड़की के सामने आकर बोला, इसे देखो, खूबसूरत है ना? वो लड़की महक को देखकर हैरानी से आलोक की तरफ देखते हुए बोली, तुम किसी की ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो आलोक? आलोक हल्की मुस्कान के साथ बोला, क्योंकि मुझे पसंद है, और अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी तरह ये भी यहाँ रहे तो चुपचाप खाना खाओ। वो लड़की आलोक की तरफ घबराई हुई नज़र से देखते हुए बोली, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा तो तुमने भी कुछ नहीं था बेबी, मुझे बस तुम पसंद आ गई, इसलिए तुम मेरे साथ हो। आलोक ने उस लड़की के गाल को सहलाते हुए कहा। वो लड़की आलोक की बात पर उससे गुस्से में घूरते हुए बोली, तुमने मुझे स्मगलिंग के लिए किडनैप करवाया था। आलोक उसके जबड़े को कसकर पकड़कर बोला, चुप रहो, क्योंकि तुम जब भी बोलती हो ना मैं एक्साइटेड हो जाता हूँ और अभी मुझे बहुत काम है, इसलिए चुपचाप खाना खा लो। वो लड़की आलोक को देखते हुए रिक्वेस्ट के साथ बोली, उसके साथ कुछ मत करना आलोक, प्लीज़। आलोक हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, तो खाना खाकर खुद को रेडी कर लो आज रात के लिए। आलोक के इतना कहने की एक सर्वेंट खाना लेकर अंदर आती है तो वो लड़की चुपचाप खाना खाने लगती है। आलोक उसके खाना ख़त्म करने तक वहीं पर खड़ा रहता है। फिर उसके खाना ख़त्म करने के बाद उसके होठों पर हल्का सा चूम कर कहता है, तुम बहुत प्यारी हो। वो लड़की आलोक की बात का कोई जवाब नहीं देती तो आलोक उसके होठ को नैपकिन से साफ कर सर्वेंट की तरफ प्लेट बढ़ा देता है तो सर्वेंट उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। आलोक उस लड़की के बगल में बैठते हुए बोला, मैं उसके साथ कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ फील करता हूँ और सबसे ज़रूरी तो मेरा नहीं किसी और का शिकार है। वो लड़की चांद की तरफ देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ बोली, जो दूसरे का शिकार करने का सपना देखते हैं एक दिन खुद भी शिकार हो जाते हैं। ये सुन आलोक उसके कमर को कसकर पकड़ अपने करीब खींच ले कर बोला, पिछले 5 साल से तुम मेरी कैद में हो, लेकिन अभी तक कोई मेरा शिकार नहीं कर पाया। वो लड़की आलोक की बात पर कुछ नहीं करती तो आलोक उसके गले पर किस करने लगता है। जिसे देखो लड़की आलोक के सीने पर हाथ रखते हुए बोली, आलोक, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। आलोक उसके हाथ को पकड़कर बोला, फोकस करने दो वरना मैं ज़बरदस्ती करूँगा।
वो लड़की आलोक को खुद से दूर करते हुए बोली, आलोक, आई एम प्रेग्नेंट। आलोक उससे दूर होकर कुछ पल उसे देखने के बाद अपना सिर हिलाकर बोला, ठीक है, तो कल अबॉर्शन के लिए रेडी रहना। जिस पर वो लड़की अपनी आंखों में नमी लिए बोली, कितनी बार ऐसा करोगे आलोक? आलोक उसकी बात सुनकर बोला, बकवास करना बंद करो। इतना कहकर आलोक बिस्तर से उतर जाता है तो लड़की पीछे से आलोक की तरफ देखते हुए बोली, मुझे अबॉर्शन करवाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारा बच्चा रखना भी नहीं चाहती। आलोक अपने शर्ट के बटन लगाते हुए उस लड़की की तरफ देख कर बोला, तुम्हें लगता है कि ये बच्चा मेरा है, इसलिए मैं अबॉर्शन करवा रहा हूँ? बेवकूफ़। वो लड़की आलोक की बात पर का मतलब अच्छे से समझ पा रही थी, इसलिए वो आगे और कुछ नहीं कहती। आलोक उसे एक नज़र देखने के बाद कमरे से बाहर चला जाता है। आलोक नीचे आता है तो उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं, क्योंकि महक ने तोड़ फोड़ मचा रखी थी। आलोक गुस्से से नीचे जाकर महक के बाजू को कसकर पकड़कर बोला, क्या तमाशा लगा रखा है तुम? महक अपने हाथ में छुपाए चाकू से आलोक के हाथ पर मारती है तो आलोक उसे छोड़ देता है और आलोक अपने हाथ को देखा है जिस पर खून बह रहा था, जिसे देखकर उसका चेहरा गुस्से से तमतमा जाता है और वो एक झनाटेदार थप्पड़ महक के गाल पर जड़ देता है। महक खुद को संभाल कर आलोक के मुंह पर लात मारती है और तुरंत ठीक से खड़ी हो एक थप्पड़ भी आलोक के गाल पर जड़ते हुए कहती है, कहा था ना मैं इनोसेंट ही ठीक हूँ। आलोक के गाल से खून बह रहा था, क्योंकि महक के रिंग में लगा डायमंड उसके गाल पर स्क्रैच दे चुका था। आलोक गुस्से से कांप रहा था और वो चिल्लाते हुए कहता है, कहाँ हो तुम सभी? उसके चिल्लाते ही काफ़ी सारे बॉडीगार्ड वहाँ पर आ जाते हैं। आलोक सारे बॉडीगार्ड की तरफ देखते हुए महक की तरफ इशारा करके बोला, मारो इसे, क्योंकि कोई बॉडीगार्ड कुछ नहीं करता। जिस पर आलोक उन सबको घूरते हुए कहता है, मारना है क्या तो मरना है क्या तुम सभी को? मौत तो तुम्हारी आई है आलोक, वर्षा ने अंदर आते हुए कहा। वर्षा को देखकर आलोक की आंखें छोटी हो जाती है और गुस्से से कहता है, तो तुमने खरीदा है मेरे बॉडीगार्ड को? वर्षा अपना सिर नहीं में हिलाकर बोली, अक्ल के साथ आंखें भी घास चरने गई है क्या? देख, सब मेरे आदमी हैं, तेरा बॉडीगार्ड यहाँ पर कोई नहीं है। इतना कहकर वर्षा एक गन उठाकर महक की तरफ उछाल कर बोली, ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ ट्रिगर दबाना होता है, इतना तो कर सकती हो आप। महक वर्षा की बात पर उस गन को लोड कर आलोक के पैर पर चला कर बोली, ऐसे चलाते हैं ना? तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखिए। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।